हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं सारिका मैम आज आप लोगों को क्लास 9 की बायोलॉजी जिसका टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले क्लास में मैंने सेल के बारे में आप लोगों को बताया था, सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया था और सेल के आधार के मतलब न्यूक्लियस के आधार पर और उसके नंबर के आधार पर सेल को जो बांटा गया था उसको बताया था। तो बेसिकली जो सेल होते हैं, सेल के तीन फीचर्स होते हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेम होता है। तो जो फीचर्स है थ्री फीचर्स हैं, जैसे कि पहला फीचर्स जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आज का टॉपिक है, और दूसरा फीचर्स है साइटोप्लाज्म और तीसरा फीचर्स है वो है न्यूक्लियस। तो ये तीनों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीनों जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेम होता है। तो आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या फंक्शन होता है, वो क्या काम करता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, द लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल का लिविंग बाउंड्री कहा जाता है। एक लेयर होता है ये जो सेल को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इज अ थिन फ्लेक्सिबल लिविंग स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द सेल. It separates the cell from its surrounding and regulates the movement of some substance in the out of the cell. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, यानी सेल मेम्ब्रेन, वो पतला होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। लिविंग स्ट्रक्चर दैट सराउंडिंग द सेल्स, यानी सराउंड्स, यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है, यानी कि ये लिविंग सेल में होता है। और सेल के सराउंडिंग का जो बाहर का एरिया होता है, बाहर का लेयर होता है, वही इसका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये करता क्या है, ये सेपरेट करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी सेल के अंदर ये जो मटेरियल है, कोई मटेरियल है, ठीक है, और ये बाहर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो अगर बाहर से कोई भी मटेरियल एंट्री देता है और अंदर से कोई मटेरियल बाहर की ओर जाता है, तो इसका जो अलाउ करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। तो ये क्या करता है, किसी भी सबस्टांस का मूवमेंट में हेल्प करता है, इसको रेगुलेट करता है या नियंत्रित करता है, नियंत्रण में रखता है कि कौन सा सबस्टांस को एंट्री देना है और कौन सी सबस्टांस को एग्जिट करना है, यानी कि सेल से बाहर निकालना है। तो ये क्या करता है, उस चीज को सेपरेट रखता है बाहर के एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये एक लेयर है, बाहर का जो भी चीज होगा तो इस लेयर से क्या होगा, वो सेपरेट होगा, अलग होगा। और ये क्या करेगा, सबस्टांस के मूवमेंट में हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर आधारित है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रपोज किए थे जे.एन. सिंगर एंड जी.आर. निकोलसन ने 1972 में एस.एन. सिंगर और जी.एल. निकोलसन नाम के साइंटिस्ट थे, इसको सबसे पहले प्रपोज किए थे। ठीक है, इट इज मेड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये किससे बना होता है, वो लिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इट इज अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विथ प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट। और इसका जो लेयर होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप में। अगर आप सेल देखते हैं, सेल का बाहर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक लेयर की तरह दिखेगा। अगर इस लेयर को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये कुछ इस तरह ये डायग्राम दिखेगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसका जो डबल लेयर है वो फास्फोलिपिड से बना होता है। देखिए ये जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक ऊपर वाला लेयर है, नीचे दूसरा, ये दूसरा लेयर है। तो ये दोनों जो लेयर है, ये लेयर फास्फोलिपिड्स का बाय लेयर है, यही दो फास्फोलिपिड से ये लेयर बना होता है। और इसमें क्या होता है, विद प्रोटीन एम्बेडेड इन इट, और इसमें प्रोटीन्स तैरते हैं, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोटीन, दो तरह का प्रोटीन होता है, यहाँ पे इंट्रीगल होता है और पेरिफेरल होता है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस अटैच टू लिपिड और प्रोटीन। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो वहां कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द आउटर सरफेस, ये बाहर की तरफ। ये कार्बोहाइड्रेट देखिए, यहाँ पे एक चेन दिख रहा है, ये चेन दिख रहा है, ये चेन दिख रहा है, ये दोनों जो चेन है ये बाहर की तरफ है, ये कार्बोहाइड्रेट का चेन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड चेन है ये कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, सरफेस अटैच टू लिपिड और प्रोटीन, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरफेस अटैच टू लिपिड और प्रोटीन, और इसमें लिपिड और प्रोटीन का भी अटैचमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लिपिड देख रहे होंगे, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, यहाँ भी एक चेन बना हुआ है ग्लाइकोलिपिड का, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ग्लाइकोलिपिड का चेन है। और ये जो आपको ये दोनों चेन दिख रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट का चेन है, जिसको ऑलिगोसैकेराइड के नाम से जानते हैं।
प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, और यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है ये दो टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट है, एक होता है इंट्रीगल प्रोटीन, दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। तो आप देख रहे होंगे इंट्रीगल प्रोटीन जो है वो इम्बेडेड होता है, ठीक है, ये तैरता है, और जो पेरिफेरल प्रोटीन रहता है ये कहता है लूजली अटैच्ड होता है, यानी कि ये जो बाहर की तरफ देख रहे हैं ये हल्का से अटैच्ड होता है, लूज लूज तरीके से। और इंट्रीगल जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इम्बेडेड होता है, इस दोनों चेन के बीच में इम्बेडेड होता है, तैरता है ये, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना उसका डबल लेयर वो फास्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। फास्फोलिपिड्स का चेन होता है उसमें दो लेयर का, और उसमें प्रोटीन्स इम्बेडेड होते हैं, और उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया ऑलिगोसैकराइड चेन के रूप में, और इसमें लिपिड भी प्रेजेंट होता है वो ग्लाइकोलिपिड के रूप में। इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोटीन्स का टू टाइप होता है, एक होता है इंट्रीगल प्रोटीन, दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। इंट्रीगल प्रोटीन जो होता है वो इम्बेडेड होता है, ठीक है, और पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो लूजली अटैच्ड होता है। तो ये आप देख रहे होंगे, इसके साथ साथ यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी नीचे वाले लेयर में अटैच होता है, मतलब ये भी लूजली होता है, ऊपर की तरफ भी धंसा होता है, ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो चेन दिख रहा है आपको ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो ये माइक्रोस्कोप से देखने में ऐसा ही कुछ दिखता है, और इस मॉडल को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन, ठीक है, सेकंड होता है सिलेक्टिव परमिबिलिटी, तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, चौथा होता है सेल रिकॉग्निशन, पांचवा होता है सेल एडेंशन, और सिक्स होता है मेंटेनेंस ऑफ शेप। यानी ये सारे जो फंक्शन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा देता है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम डैमेज एंड कीप द सेल सेफ। ये क्या करता है, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनिल प्रेजेंट है, ठीक है, कंटेंट प्रेजेंट है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, सपोज दैट ये सेल है और सेल का बाहर का लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे, जो भी ऑर्गेनिल होंगे, अब ऑर्गेनिल क्या होता है वो आगे स्टेप में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारे इसके अंदर बहुत सारी चीज होंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिल, तो इसके अंदर जो है वो क्या क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है, क्योंकि ये बाहर का लेयर एक गार्ड की तरह काम कर रहा है ये। तो इसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर घुसता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, उसको घुसने से पहले बचाएगा, उस चीज को पहले देखेगा कि वो हमारे सेल के लिए जरूरी है या नहीं, तो वो परमिट करेगा, अलाउ करेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे सेल के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे, डैमेज होने से बच जाएंगे, सेल के अंदर वो चीज सेफ रहेगा, ठीक है। दूसरा है सिलेक्टिव परमिबिलिटी। अब सिलेक्टिव परमिबिलिटी इसलिए कहा जाता है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल को अलाउ करता है। अगर कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल्स या बाहर का कोई भी मटेरियल इसके अंदर एंट्री करता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सेलेक्ट करता है कि वो मटेरियल सच में सेल के लिए जरूरी है या नहीं, तो अलाउ करेगा, यानी सेलेक्ट कर लेगा। अगर वो जरूरी है तो सेलेक्ट करके उसको एंट्री देगा, अगर नहीं है तो उसको वो वापस भेज देगा, वो मना कर देगा, ठीक है। तो सिलेक्टिव परमिबिलिटी में है कि इट अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू एंटर द लीव ऑफ द सेल। कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो अंदर आने के लिए जरूरी है या सेल के लिए जरूरी है तो उसको परमिट करेगा, बाकी को उसको छोड़ देगा। अब क्या करता है तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, आवागमन में। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत तरीके से होता है, जैसे कि बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ये सारा ट्रांसपोर्ट का एक मतलब कह सकते हैं हम लोग, सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट होता है इसी से के थ्रू होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। चौथा है सेल रिकॉग्निशन। इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइज सेल एंड टू सेल टू कम्युनिकेट। ये क्या करता है, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनिल है उसको एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना के रखता है। मान लीजिए अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो मान लीजिए कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर एंट्री कर लेंगे, तो उस हिसाब से क्या होगा, सेल के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो अलग हो जाएगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे मटेरियल को सेलेक्ट करके अंदर घुस आता है जिससे सेल और सेल के बीच का कम्युनिकेशन सही रहता है, उसको हेल्प करता है रिकॉग्निशन करने में। उसके बाद सेल एडेंशन। इट हेल्प सेल टू स्टिक टू ईच अदर एंड टू सरफेस। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि कोई भी सेल एक दूसरे के के सरफेस के साथ अच्छे से अटैच्ड हो, अच्छे से वर्क करे, ठीक है। छठा है मेंटेनेंस ऑफ शेप। इट गिव शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल। ये क्या करता है, किसी भी सेल को शेप देता है, उसको मेंटेन करने के लिए उसको शेप देता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है, ठीक है, मेंटेनेंस। तो ये सारे जो फंक्शंस जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे
मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताया था, तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे है। तो सबसे पहले डिफ्यूजन, यानी कि इसमें ट्रांसपोर्ट का जो वे होगा है, जो इवेंट होता है, वो सबसे पहला इवेंट होता है डिफ्यूजन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट में जो पहला इवेंट है वो डिफ्यूजन। तो इस डिफ्यूजन प्रोसेस में होता क्या है, तो इसमें होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन of higher concentration to lower concentration without using energy। यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाना। मतलब अगर मान लीजिए एक सेल है, अगर सेल के अंदर सपोज डैट यहाँ पे पानी कम है, ठीक है, और यहाँ पानी ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि पानी जहां ज्यादा है वहां कम की तरफ जाएगा, यानी ये वाला हाई है, ये वाला लोअर है, तो हाई से लोअर की तरफ जाना यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट जो हो रहा है, तो यहाँ पे हाई जो भी कंसंट्रेशन होगा वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा बिना एनर्जी, विदाउट यूजिंग एनर्जी, बिना एनर्जी का। ठीक है, दूसरा है ऑस्मोसिस। ये दूसरा इवेंट ऑस्मोसिस है। इसमें ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमेशा वाटर का मूवमेंट होता है और डिफ्यूजन में हमेशा गैस का मूवमेंट होता है। सपोज डैट ये सेल है और मान लीजिए यहाँ पे CO2 कम है और यहाँ CO2 ज्यादा है, तो CO2 ज्यादा जहाँ है तो कम की ओर जाने की कोशिश करेगा उसको फुलफिल करने के लिए। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में हमेशा गैस का मूवमेंट होता है, गैसेस मूवमेंट, और ओस्मोसिस में हमेशा लिक्विड का यानी वाटर का मूवमेंट होता है। तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो भी हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। ठीक है, और ये जो काम करेगा वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि SPM यानी कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को SPM के नाम से भी जानते हैं, यानी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन यूजिंग एनर्जी यानी ATP। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो सब्सटेंस का मूवमेंट होगा वो लोअर से हायर की तरफ होगा, तो इसमें एनर्जी का यूज होगा, यानी कि इसमें ATP जब बॉडी में बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगा, तब उसकी हेल्प से ये मूवमेंट होगा, यानी लोअर से हायर की तरफ जाना। अब वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इनटू एंडोसाइटोसिस और आउट ऑफ एक्सोसाइटोसिस द यूजिंग वेसिकल। तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस, साइटोसिस मतलब यहाँ पे साइटो का मतलब होता है सेल, यानी ये जो यहाँ पे इंडो और एक्सो का प्रोसेस होगा वो सेल के अंदर होगा। ठीक है, यानी किसी सेल के अंदर ये चीज होगा। तो इसमें मूवमेंट जो होता है ना, इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में जो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स होंगे, लार्ज पार्टिकल्स, वो क्या होंगे, वो इंडोसाइटोसिस की तरफ जाएंगे, और जो उसके बाद क्या होगा, फिर एक्सो की तरफ भी जाएंगे। मान लीजिए इंडो की तरफ जाना है, यानी सेल के अंदर जाना। इंडो मतलब सेल का अंदर और एक्सो मतलब सेल का बाहर। ठीक है, तो सेल के अंदर सेल के बाहर में जो मूवमेंट होगा लार्ज पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स का, तो ये इसमें जो भी होगा वो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा, यानी वेसिकल के थ्रू। एक वेसिकल है मतलब एक दानी की तरह गोल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स भरे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो इसमें मॉलिक्यूल्स का लार्ज पार्टिकल्स टूटा है। ठीक है, तो ये तो था ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 4 इवेंट्स हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे कि ये जो क्या होता है ना, इसेंशियल होता है फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल। सेल के सर्वाइवल में बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये सर्वाइवल में। सेल को जिंदा रखना है तो ये सर्वाइवल पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन गार्ड की तरह वर्क करता है, एक लेयर है, और ये इसको SPM भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। किसी भी सब्सटेंस को अलाउ परमिट करता है ये। इट मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, और सेल के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है। इट हेल्प्स इन ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, और सेल के अंदर जो भी जरूरी एक्टिविटीज होते हैं उसमें इसका रोल होता है, हेल्प करता है ये। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, पढ़ लें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, फ्लेक्सिबल एंड लिविंग। और जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पता चल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका लेयर पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने की वजह है ताकि कोई भी सब्सटेंस अंदर आए बाहर जाए फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। ठीक है, और ये लिविंग होता है, जिंदा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग इसलिए होता है कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। और ये इट इज सिलेक्टिवली परमेबल, अभी भी बताया हमने। इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यानी PM, ये ऑल लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है। PM को हम लोग CM भी कह सकते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं देखते तो सेल मेम्ब्रेन रहता है, तो दोनों एक्चुअल में दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़े आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कुछ बेसिक बातें। तो ये बेसिक बातें आप अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से कॉपी में इसको नोट कर लेंगे एज अ नोट्स के रूप में। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। अब अगला टॉपिक जो होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। टेक केयर, बाय।